गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। अपन चल रहे हैं चीन का संविधान, और चीन के संविधान में आज अपन बात करने जा रहे हैं राज्य परिषद। चीन का संविधान देखा जाए तो विश्व में एक अनोखा संविधान है। इससे पहले के वीडियोस में मैं बतला चुका हूँ कि वर्तमान का जो 1982 का संविधान है वो चीनी क्रांति 1949 के पश्चात चौथा संविधान है। सबसे पहले 1954 में, उसके बाद 1975, 1978 इन वर्षों में चीन ने अपने संविधान का निर्माण किया था, और उसके पश्चात 1982 में वर्तमान का और चीन का चौथा संविधान निर्मित और लागू हुआ था। और उसी के अनुसार आज चीन की शासन व्यवस्था का संचालन हो रहा है। और इसमें कई ऐसे नए पद हैं, कई ऐसी नई संरचनाएं हैं जिनकी स्थापना वहाँ पर की गई है। एक बात जो सबसे प्रमुख है चीन के संविधान में वो ये है कि चीन की व्यवस्था में जो भी चीज़ें हमें नज़र आती है, जैसे राष्ट्रपति का पद है, प्रधानमंत्री का पद है, चीन की जो व्यवस्थापिका यानी कि जो संसद है, जो एक सदनात्मक, जिसे राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस कहा जाता है, इसके अलावा स्थायी समिति है, ये सारी की सारी संरचनाएं सब कुछ चीन की पार्टी, जिसे हम साम्यवादी दल कहते हैं, साम्यवादी पार्टी कहते हैं, उसके अधीन है। वहाँ पर अगर कोई सर्वोच्च है, कोई सर्वेसर्वा है, तो वो है साम्यवादी दल। और चाहे कोई भी संगठन हो, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, उस व्यक्ति की स्थिति चीन की साम्यवादी पार्टी में उसकी स्थिति पर निर्भर करती है। अगर वो साम्यवादी पार्टी में बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत है, स्थापित है, तब वो निश्चित रूप से शक्तिशाली है। अन्यथा ये सारे के सारे पद सिर्फ नाम मात्र है, सिर्फ औपचारिक है। औपचारिकताओं के संचालन के लिए, औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए इनकी व्यवस्थाएं चीनी संविधान के द्वारा की गई। जैसे चीन की संसद यानी कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस हो, चाहे उसकी कार्यकारी एजेंसी स्थायी समिति हो, चाहे चीन के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति का पद हो, या चीन के शासनाध्यक्ष यानी कि प्रधानमंत्री का पद, कुछ भी संरचनाएं जो वहाँ पर स्थापित है वो सब कुछ साम्यवादी पार्टी की व्यवस्था पर निर्भर करती है, और इसी के अधीन चीनी संविधान का अध्ययन किया जाता है। चीन का सारा जो संविधान है वो सब कुछ साम्यवादी पार्टी के अनुसार ही है, और हम इसी परिप्रेक्ष्य में चीनी संविधान का अध्ययन करते हैं। आज हम चीन के संविधान में जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है राज्य परिषद। अनुच्छेद 85 जो है चीनी संविधान का, वो राज्य परिषद को चीन की केंद्रीय सरकार घोषित करता है। यानी कि केंद्र सरकार, जैसे कि भारत में जो केंद्र सरकार होती है, उसी प्रकार से जो अमेरिका में या ब्रिटेन में जो केंद्रीय सरकार होती है, ठीक उसी प्रकार से चीन में यदि कोई केंद्रीय सरकार है तो वह राज्य परिषद। और ये केंद्रीय सरकार यानी कि ये राज्य परिषद जो है कांग्रेस व स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी है। उत्तरदायी इसलिए कि कांग्रेस के द्वारा ही इसका निर्माण किया जाता है, और स्थायी समिति जो है कांग्रेस का जो कार्यकारी अंग है वो उसके प्रति उत्तरदायी होती है। इस राज्य परिषद को कार्यपालिका और प्रशासन संबंधी समस्त अधिकार प्रदान किए गए। अगर हम इसकी शक्तियों की बात करें, अभी जैसे आगे अपन बात करेंगे, अगर इसकी शक्तियों की बात करें तो निश्चित रूप से सारा का सारा जो प्रशासन है, जो कार्यपालिका शक्तियां हैं, वो इस राज्य परिषद के अधीन है, और वो उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है। चलिए अपन देखते हैं कि इस राज्य परिषद का निर्माण और इसका संगठन कैसे होता है। इसका जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री कहलाता है, यानी कि राज्य परिषद जो है वो प्रधानमंत्री के अधीन है। और इस राज्य परिषद में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं इसमें सदस्य के रूप में, जिसमें प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। मैं आपको एक बात बता दूं कि चीन में एक व्यक्ति उप प्रधानमंत्री नहीं होता, बल्कि कई पद उप प्रधानमंत्री के रूप में होते हैं। जैसे वर्तमान में 13 व्यक्ति उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, इसके अलावा स्टेट काउंसिलर, प्रभारी मंत्री, आयोगों के प्रभारी मंत्री, ऑडिटर जनरल तथा महासचिव इसमें शामिल होते हैं। यानी कि राज्य परिषद में कई प्रकार के व्यक्ति शामिल होते हैं जिनसे मिलकर राज्य परिषद का निर्माण होता है। उसमें प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, स्टेट काउंसिलर, प्रभारी मंत्री, आयोगों के प्रभारी मंत्री, ऑडिटर जनरल और महासचिव, राज्य परिषद का महासचिव, ये लोग
मिलकर राज्य परिषद का निर्माण करते हैं। इस राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन यदि कांग्रेस का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए तो इसका कार्यकाल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तब तक पद पर रहती है जब तक कांग्रेस पद पर रहती है। और इसके अलावा कांग्रेस अपनी प्रथम बैठक में नई राज्य परिषद का निर्माण करती है। वैसे ये नई राज्य परिषद की नियुक्ति तक बनी रहती है, यानी जब तक नई राज्य परिषद नहीं बन जाए तब तक पुरानी राज्य परिषद ही कार्य करते। इसका मतलब कि कांग्रेस का हर 5 वर्ष पश्चात निर्वाचन होता है और 5 वर्ष के पश्चात कांग्रेस जब अपनी पहली बैठक में बैठती है तब नई राज्य परिषद का निर्माण करती है, तब तक पुरानी राज्य परिषद कार्य करती रहती है। इसका मतलब ये निकलता है कि राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष से कुछ अधिक होता है। इसकी सदस्य संख्या निर्धारित करने का अधिकार कांग्रेस को है कि इसमें कितने सदस्य होंगे। मैं आपको बता दूं कि राज्य परिषद की सदस्य संख्या तय नहीं है। संविधान इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं करता कि किस प्रकार से और किस रूप में राज्य परिषद के सदस्य होंगे और कितने सदस्य होंगे। यह सब कुछ कांग्रेस को ही तय करने का अधिकार दिया या कांग्रेस की इच्छा पर ही निर्भर करता है। इसके अलावा जो कांग्रेस के मुख्य व्यक्ति होते हैं उनमें जैसे अभी मैंने बताया आपको कि प्रधानमंत्री इसका मुखिया होता है। प्रधानमंत्री और जो मंत्रीगण होते हैं उनकी व्यवस्थाएं जो है चीन के संविधान के अनुच्छेद 88 में की गई और वो ये तय करता है कि कौन कौन होंगे। इसमें ये जो राज्य परिषद है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है और प्रधानमंत्री को सहायता देने के लिए उप प्रधानमंत्री और स्टेट काउंसिलर होते हैं जो प्रधानमंत्री को उसके कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। मंत्रालयों के प्रभारी मंत्री और आयोगों के अध्यक्ष अपने अपने विभागों के कार्यों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री तो इसका मुखिया होता है, उप प्रधानमंत्री और स्टेट काउंसिलर प्रधानमंत्री को सहायता देते हैं। बाकी अन्य जो विभाग हैं वो मंत्रालयों के प्रभारी मंत्री और आयोगों के अध्यक्ष के अधीन होते हैं और जो भी कार्य उन विभागों के द्वारा किए जाते हैं उनके लिए जो प्रभारी मंत्री है और आयोगों के जो अध्यक्ष हैं वही उत्तरदायी होते हैं। चीन की मंत्रिपरिषद यानी कि ये जो राज्य परिषद है इसको हम मंत्रिपरिषद कह सकते हैं। चीन की मंत्रिपरिषद का आकार काफ़ी बड़ा है। 1983 में गठित मंत्रिपरिषद यानी कि 1982 में तो इस चौथे संविधान का निर्माण हुआ था और उसके पश्चात जो पहली मंत्रिपरिषद गठित की गई थी वो 1983 में थी। तो 1983 में जो मंत्रिपरिषद गठित की गई थी उसके 173 सदस्य थे और इतनी बड़ी मंत्रिपरिषद कभी प्रभावी निर्णय नहीं ले सकती, यानी कि इतने लोग मिलकर एक साथ सही रूप में कार्य नहीं कर सकते। इसलिए व्यवहार में ये कार्य इन मंत्रियों के द्वारा नहीं बल्कि प्रधानमंत्री और उसके आंतरिक मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। व्यवहार में प्रधानमंत्री समस्त कार्य अपने आंतरिक मंत्रिमंडल की सहायता से संपादित करता है। ये जो पद है, ये जो पदाधिकारी है, ये वास्तव में औपचारिक है और सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथ में केंद्रित है। प्रधानमंत्री की शक्तियों का स्रोत उसका पद नहीं बल्कि पार्टी में उसकी स्थिति होती है। अभी मैंने आपको बताया था प्रारंभ में ही कि प्रधानमंत्री का जो पद है वो इस बात पर निर्भर करता है, उसकी शक्तियां इस बात पर निर्भर करती है कि साम्यवादी पार्टी में उसकी क्या पोजीशन है। अगर वो साम्यवादी पार्टी का कोई बहुत ही महत्वपूर्ण नेता है, प्रथम श्रेणी का नेता है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री शक्तिशाली होगा, अन्यथा प्रधानमंत्री केवल औपचारिक मात्र रहेगा। सभी व्यक्ति प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री व मंत्रीगण पार्टी के नेता ही होते हैं, यानी कि इसके अलावा कोई पदाधिकारी नहीं होता। सारे व्यक्ति जो हैं वो पार्टी के ही व्यक्ति होते हैं, पार्टी के ही कार्यकर्ता होते हैं और वो अपने पद पर रहते हुए पार्टी के दिशा निर्देशों के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। जहाँ तक राज्य परिषद की शक्तियाँ और कार्यों की बात है, ये उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करती है जो कार्यपालिका के रूप में उससे अपेक्षा की जाती है। हम सैद्धांतिक रूप से जो इसकी शक्तियाँ हैं उन पर एक बार दृष्टिपात करते हैं। कानूनों के अनुसार ये विभिन्न विभागों के प्रशासनिक कार्यों को निर्धारित करता है, उसके निर्णयों व आदेशों की घोषणा करता है और कार्यों की देखरेख करता है। यानी कि जो इसका मुखिया होता है यानी कि प्रधानमंत्री, वो जो कानून बनाए जाते हैं उनके अनुसार विभिन्न प्रशासनिक विभाग अपने कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो क्या निर्णय कर रहे हैं, क्या आदेश दे रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आदेश जारी करता है और समस्त विभागों के कार्यों की देखरेख भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। यानी कि कानून के अनुसार समस्त विभागों के आदेशों को लागू करना, आदेशों की घोषणा करना, निर्णय करना आदि कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। कानून संबंधी विधेयकों को
कांग्रेस या स्थायी समिति के समक्ष पेश करता है, यानी कि जो भी विधेयक होते हैं उनको पेश करने का कार्य प्रधानमंत्री करता है। यदि कांग्रेस अधिवेशन में होती है तब कांग्रेस के सामने प्रस्तुत करता है, और कांग्रेस अधिवेशन में नहीं होती तब स्थायी समिति के सामने प्रधानमंत्री विभिन्न प्रकार के विधेयक प्रस्तुत करता है। विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है, यानी जितने भी प्रकार के विभाग हैं उन विभागों की समस्त जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है। इसलिए विभिन्न विभागों के बीच में समन्वय स्थापित करना, उनके कार्यों की देखभाल करना, ये कार्य भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही संपादित किया जाता है। इसके अलावा मंत्रियों व अध्यक्षों के अनुपयुक्त निर्णयों व आदेशों को संशोधित या रद्द भी कर सकता है। यदि किसी विभाग ने, किसी आयोग ने अगर अनुचित निर्णय कर दिया, कानून विरुद्ध निर्णय कर दिया, संविधान विरुद्ध निर्णय कर दिया या पार्टी की विचारधारा के विरुद्ध निर्णय कर दिया, तो ऐसी स्थिति में उन निर्णयों को वह रद्द भी कर सकता है, संशोधन भी कर सकता है। जैसा भी करना चाहे, प्रधानमंत्री का ये विवेकाधिकार है कि वो उसमें मनचाहा परिवर्तन कर सकता है। स्थानीय समितियों के अनुपयुक्त निर्णयों को संशोधन या रद्द कर सकता है, यानी जो स्थानीय समितियां होती है, स्थानीय स्वशासन की जो समितियां होती है, उसके अधीन विभागों की जो समितियां होती है, अगर उसके द्वारा भी कोई अनुपयुक्त निर्णय कर लिया जाता है तो उस अनुपयुक्त निर्णय में संशोधन करना या उसको रद्द करना, ये अधिकार भी प्रधानमंत्री का ही है। और ऐसी स्थिति में वो ऐसे अनुचित निर्णयों को, अनुपयुक्त निर्णयों को संशोधित या रद्द भी करता है, कर सकता है। राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं, बजट, विदेशी और घरेलू व्यापार पर नियंत्रण रखता है। एक प्रकार से देखा जाए तो आर्थिक संरचना जो है प्रधानमंत्री के अधीन है। संविधान सैद्धांतिक रूप से ये समस्त कार्य प्रधानमंत्री को सौंपता है, राज्य परिषद को सौंपता है, और प्रधानमंत्री इस रूप में देश के द्वारा जितनी भी प्रकार की आर्थिक योजनाएं बनाई जाती है उन आर्थिक योजनाओं का परीक्षण करता है, उन पर अंतिम निर्णय करता है और उनको लागू भी करता है। वार्षिक बजट जो संसद के सामने रखा जाता है, संसद से जो पारित करवाया जाता है, वो भी प्रधानमंत्री की देखरेख में ही जो वित्त मंत्री है वो तैयार करता है और उसके बाद वो संसद में पेश करता है। संसद से पारित करवाने का कार्य भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा आंतरिक और विदेशी व्यापार का नियमन करना, उस पर नियंत्रण रखना, उसके बारे में निर्णय करना, यह भी प्रधानमंत्री का ही कार्य, यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो आर्थिक व्यवस्था पर पूरी तरह से प्रधानमंत्री का नियंत्रण होता है। इसके अलावा सांस्कृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, राष्ट्रीयता से संबंधित कार्यों व विदेशों में रहने वाले चीनियों से संबंधित कार्यों का संचालन करता है, यानी कि सांस्कृतिक कार्य भी, शिक्षा से संबंधित जो भी आदेश निर्देश योजनाएं होती है, स्वास्थ्य से संबंधित दायित्व है और राष्ट्रीयता से संबंधित दायित्वों को पूरा करने का कार्य इस प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो चीनी प्रवासी होते हैं, जो विभिन्न देशों में रह रहे होते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करना, उनके हितों की रक्षा करना और उनसे संबंधित निर्णय लेना, ये दायित्व भी चीन के प्रधानमंत्री का ही होता है। वो उनसे संबंधित कार्यों का निर्णय करता है, उनका संचालन करता है। इसके अलावा राज्य के हितों, सार्वजनिक व्यवस्था तथा नागरिक अधिकारों की रक्षा करता है, यानी कि राज्य के हितों से संबंधित समस्त कार्य, जिससे राज्य सुरक्षित रहे, उसके हित किसी भी चीज से प्रभावित नहीं हो, सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना और नागरिक अधिकारों की रक्षा करना, यह दायित्व भी प्रधानमंत्री को ही सौंपा गया है। जहां तक बात विदेश संबंधों की है, विदेश संबंधों के बारे में समस्त निर्णय भी प्रधानमंत्री के ही निर्णय होते हैं। विदेश संबंधों का संचालन करना, सशस्त्र सेनाओं का निर्माण करना और उनका संचालन करना, ये भी दायित्व प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। हालांकि सेनाओं की जहाँ तक बात है, केंद्रीय सैनिक आयोग बना हुआ है, उसका एक अध्यक्ष होता है, वो उनके बारे में निर्णय करता है, लेकिन ये सब कुछ प्रधानमंत्री के द्वारा निर्धारित होता है और प्रधानमंत्री के नियंत्रण में रहते हुए कार्य किया जाता है। विदेश संबंधों की बात है तो विदेश संबंधों को तय करना, निर्धारण करना, क्या विदेश नीति होगी, किन देशों के साथ किस प्रकार के संबंध होंगे, किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध होंगे आदि, राजनयिकों का आदान प्रदान, सब चीजें, वो सब कुछ प्रधानमंत्री के नियंत्रण में रहती है और वही इनका आदेश निर्देश करता है। स्वशासित जिलों, तहसीलों और नगर पालिकाओं के पद और सीमाओं को स्वीकार करता है, यानी कि जो जिले हैं, जो तहसील हैं, जो नगर पालिकाएं हैं, उनके बारे में समस्त निर्णय यही करता है।
उनमें जो पदाधिकारी होते हैं, पदाधिकारियों की नियुक्ति करना, उनको हटाना और प्रत्येक जिले, तहसील और नगर पालिका क्षेत्रों का निर्धारण करना, उनकी सीमाओं का निर्धारण करना, ये कार्य भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रबंधक अधिकारियों को नियुक्त एवं पदमुक्त करता है। यानी कि जो कानून की निश्चित प्रक्रिया है कि उस प्रक्रिया के माध्यम से किसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, उसको हटाया जाता है, इसका पालन करते हुए जितने भी प्रकार के पदाधिकारी होते हैं, जितने भी प्रकार के अधिकारी होते हैं, उनकी नियुक्ति के आदेश प्रधानमंत्री जारी करता है। और अगर किसी कारण से उनको पद मुक्त करना हो, पद से हटाना हो, तब भी उसके आदेश भी प्रधानमंत्री ही जारी करता है। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो पूरा का पूरा प्रशासन जो है वो प्रधानमंत्री के नियंत्रण में रहता है। प्रधानमंत्री ही उन व्यक्तियों को नियुक्त करता है, उनको हटाता है, उनको दिशा निर्देश देता है और उसके नियंत्रण में रहते हुए विभिन्न प्रशासनिक विभाग अपने कार्यों का संचालन करते हैं। इसके अलावा कांग्रेस या स्थायी समिति द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों व अधिकारों का उपयोग भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। उपरोक्त जो अधिकार और कार्य प्रधानमंत्री के बताएं, इसके अलावा भी यदि समय समय पर कांग्रेस या कांग्रेस की कार्यकारी एजेंसी, स्थायी समिति कोई भी कार्य राज्य परिषद को सौंपती है तो उन कार्यों और उन अधिकारों का प्रयोग करना, संपादन करना, ये भी प्रधानमंत्री का ही दायित्व है। तो ये प्रधानमंत्री के कार्य और प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं जो राज्य परिषद का मुखिया होता है, और राज्य परिषद इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के अधीन रहते हुए संपादित करती है। लेकिन अगर हम इन शक्तियों पर दृष्टिपात करें तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के पास बहुत व्यापक अधिकार है, बहुत व्यापक शक्तियां हैं। राज्य परिषद इन शक्तियों का प्रयोग करती है अपनी विशेष संरचनाओं के माध्यम से, और इसे देखकर ऐसा लगता है कि चीनी शासन व्यवस्था में जो राज्य परिषद है वो वास्तविक रूप में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत शक्ति संरचना है और बहुत सारी शक्तियों का प्रयोग ये करती है। लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में राज्य परिषद की वास्तविक स्थिति क्या है, राज्य परिषद वास्तव में है क्या और उसकी क्या संरचना है। यह चीन की कार्यपालिका और सर्वोच्च प्रशासनिक अंग है। यानी कि चीन में अगर हम व्यवस्थापिका की बात करें तो व्यवस्थापिका राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है। कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका राज्य परिषद है, और इस रूप में राज्य परिषद देखा जाए तो चीन की सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था है, सर्वोच्च कार्यपालिका है, सर्वोच्च प्रशासनिक अंग है, परंतु इससे अत्यंत सीमित शक्तियां प्राप्त है। सीमित शक्तियां क्यों प्राप्त है? क्योंकि वास्तविक रूप में इन शक्तियों का प्रयोग इस राज्य परिषद या प्रधानमंत्री के द्वारा तभी किया जा सकता है जब साम्यवादी दल उसको हरी झंडी प्रदान करता है। इसकी कमजोर स्थिति का कारण साम्यवादी दल का पूर्ण नियंत्रण है। यानी कि साम्यवादी दल जैसा चाहता है वैसा ही प्रधानमंत्री के द्वारा और वैसा ही राज्य परिषद के द्वारा किया जाता है। वास्तविक रूप में राज्य परिषद कोई स्वतंत्र निकाय नहीं है, प्रधानमंत्री कोई स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है, वो वही करता है, वही सोचता है, वही दिशा निर्देश देता है जो साम्यवादी दल कहता है। यानी कि इस पूरी की पूरी राज्य परिषद पर अगर किसी का नियंत्रण है तो वह साम्यवादी दल, और यह दल द्वारा निर्धारित नीतियों को संचालित करती है। अलग से इसके पास कोई भी अधिकार नहीं। इस रूप में देखा जाए तो राज्य परिषद एक औपचारिक संस्था है, एक औपचारिक अंग है। वास्तविक रूप में जो शक्तियां हैं वो शक्तियां साम्यवादी पार्टी में निहित है, और साम्यवादी पार्टी ही चीन की शासन व्यवस्था में समस्त चीज़ों का निर्णय करती है। इसलिए चीन की शासन व्यवस्था न तो कांग्रेस के द्वारा तय होती है, न स्थायी समिति के द्वारा, न राज्य परिषद के द्वारा, न राष्ट्रपति के द्वारा, न न्यायपालिका के द्वारा, न ही किसी अन्य अंग, किसी अन्य संस्था के द्वारा। चीन की सारी व्यवस्था अगर संचालित होती है तो वह साम्यवादी पार्टी, साम्यवादी दल जैसा चाहता है वैसा ही वहाँ पर होता है। सारी व्यवस्थाओं के ऊपर, सारी संरचनाओं के ऊपर, संस्थाओं के ऊपर, सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर अगर कोई चीज़ छाई हुई है तो वह साम्यवादी दल। इसलिए राज्य परिषद वास्तविक रूप में शक्तिशाली नहीं है, शक्तिशाली है वहाँ का साम्यवादी दल। तो विद्यार्थियों ये है राज्य परिषद, और इसी के साथ राज्य परिषद आज समाप्त। अगले वीडियो में अपन मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।